वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इसको, H1 निकाल लिया था, H2 भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था जो कि कितने के बराबर आ रहा है, R के बराबर। H3 हम निकाल रहे थे, तो H3 को निकालने के लिए वही काम करना है। इधर से मिटा देता हूँ इसको, शायद कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा कि डेल R वेक्टर अपॉन डेल U3 करेंगे। U3 किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर। तो फाइव के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करके हमें मोड निकालना है। फाइव वाली इसमें टर्म है, इसका करेंगे आर साइन थीटा कॉस फाइव का माइनस के साइन फाइव जे कैप सॉरी आई कैप, और इसका आर साइन थीटा साइन फाइव का हो जाएगा कॉस फाइव जे कैप प्लस चलेगा, और यहाँ पर फाइव वाली टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर ही मोड है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसका जब अवकलन जीरो हो जाएगा। तो इसमें रूट ऑफ करेंगे, इसका कितना आ जाएगा बताओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव माइनस का प्लस ही हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम उसमें से बाहर निकालें तो वो कितना बचेगा, आर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास H3। तो H1 आ गया, H2 आ गया और H3 आ गया। यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, वन आर आर साइन थीटा, इस तरह से क्रम से आए। तो वही टेबल हम फिर से बनाएंगे। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, आर साइन थीटा कॉस फाइव था ये था आर साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। तो H1 H2 H3 अतः लिख देना, अतः गोलीय निर्देश तंत्र में H1 H2 और H3 कितने होंगे, वन आर आर साइन थीटा, E1 कैप E2 कैप और E3 कैप कितने के बराबर होंगे, इसको R कैप इसको थीटा कैप और इसको फाइव कैप लिख दिया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं ई आर आर कैप ई थीटा थीटा कैप, नोटेशन है कैसे भी यूज कर सकते हैं, ई फाइव फाइव कैप ई फाइव कैप। A1 A2 A3 किसका काम करेंगे, ए आर ए थीटा और ए फाइव, ठीक है, आर थीटा फाइव। और कौन रहेगा, U1 U2 U3। तो U1 R के बराबर, U2 है थीटा के बराबर और U3 है, क्रम से लिखना है इनको, फाइव के बराबर, R थीटा और फाइव। इस तरह से हमारी जो गोलीय निर्देश तंत्र है उसके लिए हमने टेबल कंप्लीट कर ली। मेन चीज है H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू और H3 की वैल्यू, ये याद रहनी चाहिए तीनों निर्देश तंत्र में। तो कंप्लीट करें यहां तक, करो कंप्लीट इसको भाई। और इसके बाद आपको वो काम आपके पूरा करना है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों के फॉर्मूले निकालने हैं। इन वैल्यूज को पुट करते हुए पहले लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिखें और उसके बाद कंप्लीट करें इसको, वन पर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों फॉर्मूले कंप्लीट करें। टाइम दे रहा हूँ, लिखें इसको, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों के फॉर्मूले। या आपको कम टाइम मिलता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप टाइम ले सकते हो, फिर आगे बढ़ जाया करो। कर्ल के फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ पर कितना रखना है, वन आर आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी रखने हैं इसी तरह से, U1 U2 U3 को पुट कर देना आर थीटा फाइव से, A1 A2 A3 वही हो जाएंगे कितना, ए आर ए थीटा ए फाइव। इस तरह से वैल्यूज आप लिखी हुई है, इनको बस आपको पुट करना है तीनों फॉर्मूले में।
कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी में ही एक काम और करना है इसमें, क्या वाला कि एक्स वाई जेड में हमने आर थीटा फाई की वैल्यू है उनको देखा है। अब उल्टा देखेंगे, आर थीटा फाई की वैल्यू एक्स वाई जेड की टर्मों में देखेंगे, तो किस तरह से निकालोगे आप खुद सोचना, पहले लिखें उसको। पहले लाम्बिक में लिखना, सीधा मत लिखने की कोशिश करना, नहीं मिस्टेक कर दोगे। पहले लाम्बिक में लिखना उस फॉर्मूले को, फिर वहां पर उनको प्रतिस्थापित करना है इस टेबल को देखते हुए। ओके, तो इस काम को आप पॉज करके भी कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, या ये कहें कि आर थीटा फाई की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड की टर्मों में निकालनी है। समीकरण 1 2 3 का यूज करते हुए निकाल पाओगे, हाँ या ना? निकलवा दें? नहीं निकाली जाएंगी, पहले निकाली थी ना बेलनी में, उसी टाइप से निकालनी है। बस आपको देखना है कि करना क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, समीकरण 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग अगर हम करें पहले की तरह ही, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आएगा। वो कितने के बराबर आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या आपको जेड भी करना पड़ेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी निकलेगा आर की वैल्यू एक्स वाई जेड की टर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर करें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, रूट में ही चल रही है ये वैल्यू, ध्यान रखना। और प्लस में ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना चलेगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन आएंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस में यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो आर निकलेगा बाहर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू एक्स वाई जेड की टर्म में कितना आया? एक्स वाई जेड की टर्म में कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना थर्ड नहीं फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारे पास। इसी प्रकार से अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें बताओ? थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, z इक्वल टू आर कॉस थीटा है हमारे पास। यदि एक समीकरण हम निकाल दें आर साइन थीटा, तो पहले की तरह कर देंगे, साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा, और वहां से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें आर साइन थीटा वाली एक टर्म निकालनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करें? समीकरण 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से
नाउ तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से, सॉरी एक चीज की मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना यहाँ पर, जब तीनों को हम वर्ग करके जोड़ रहे थे तो ये रूट तो आएगा ही क्यों, तीनों को वर्ग करके सीधा जोड़ा ही है तो ये रूट तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, रूट चलेगा नहीं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर बचा, आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सही कर लेना, रूट नहीं लगेगा वहां पर, और स्मॉल आर तब यहाँ पर आएगा रूट। यहाँ पर इसका करें हम वर्ग करके जोड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, सेकंड है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, इस तरह से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कंप्लीट हो जाएगा। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा। और यदि हमें यहां से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट निकालना है तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर, आर साइन थीटा के बराबर। इसको इक्वेशन डाल देना 5, इसको समीकरण डाल देना 5। तो हमें तो मेन काम करना था, थीटा को हमें किसकी टर्म में निकालना है, एक्स बाई जेड की टर्म में निकालना है। तो देखें समीकरण 5 में अगर हम भाग दे दें, समीकरण 5 में हम भाग दे दें कौन सी का, 3 का, तो शायद आ जाए हमारे पास। देखें आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, तो कितना बचेगा साइन बटे कॉस टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसमें भाग दिया है इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा जेड, तो ये टेन थीटा की टर्म है, तो थीटा इक्वल टू अगर हम निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और जेड, तो थीटा किसकी टर्म में आ गया, इसकी टर्म में, एक्स बाई जेड की टर्म में, ठीक है। यही तो काम कर रहे थे हम कि आर थीटा फाइव को हमें एक्स बाई जेड की टर्म में लिखना है, तो उसका यूज करते हुए समीकरण 5 का हमने लिख दिया इसको समीकरण नंबर 6। इसी तरह से 5 को निकालना है, 5 को निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, 5 को निकालने के लिए आर आ गया, थीटा आ गया एक्स बाई जेड की टर्म में, आर आ गया एक्स बाई जेड की टर्म में, थीटा आ गया एक्स बाई जेड की टर्म में। अब 5 को निकालने के लिए क्या करें बताओ, देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 वाली टर्म भी बचेगी, तो साइन फाई अगर अपॉन कॉस फाई अगर हम करें, यानी कि समीकरण 2 में अगर हम भाग दे दें 1 में, समीकरण 2 में भाग दे दिया 1 का, तो फाई इक्वल टू, ये पहले लिख दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन बटे कॉस टेन फाई इक्वल टू कितना जाएगा बाई अपॉन एक्स, तो फाई इक्वल टू कितना जाएगा टेन इनवर्स बाई बाई एक्स। इक्वेशन नंबर 7 यहां तक कंप्लीट कर रहे हैं इसको। अगर कोई कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप खुद भी सही कर सकते हो, कहीं पर अगर जैसे मेरे को नहीं पता चला हो, कहीं थीटा के स्थान पर फाइव बन गया हो, तो आप सेल्फ उसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो आर थीटा और फाइव तीनों की वैल्यू हमने किसकी टर्म में निकाल दी, एक्स बाई जेड की टर्म में निकाल दी। तो हमने मेन काम क्या कर लिया था, गोलीय निर्देश तंत्र पढ़ा था, वहां से हमने h1 h2 h3 की वैल्यू निकालते हुए तीनों जो फॉर्मूले थे हमारे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल उनको निकाल लिया था वहां से, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल तीनों के फॉर्मूले निकालते हुए हमने एक्स वाई जेड की टर्म है उनको आर थीटा फाइव में देखा, और आर थीटा फाइव को भी हमने किस में देखा,
एक्स वाई जेड में, मतलब एक दूसरे का उल्टा पुल्टा कर रहे हैं कि आर थीटा फाई को हम किसकी टर्म में देख रहे हैं, एक्स बाई जेड की टर्म में, और एक्स बाई जेड को हम देख रहे हैं आर थीटा फाई की टर्म में। तो समीकरण 1 2 3 थी, वो तो एक्स बाई जेड की वैल्यू थी किसके रूप में, आर थीटा फाई के रूप में, ये वाली, और ये वाली जो आई है वो किसकी टर्म में आई है, एक्स बाई जेड की टर्म में, किसकी वैल्यू, आर थीटा फाई की वैल्यू। इस तरह से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपका कितना कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिलेबस को कि हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों को लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था। तीनों को पढ़ते हुए हमारे पास मेनली 3 रेफरेंस फ्रेम थे, 3 निर्देश तंत्र थे, कार्तीय, गोलीय और बेलनीय। तो तीनों में हमने उस फॉर्मूले को, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को चेंज किया, जिसमें से आपने कार्टेशियन वाला तो पहले ही पढ़ चुका है, नए जो पढ़े हैं आपने कौन कौन से पढ़े हैं, गोलीय और बेलनीय। इसमें याद रखना गोलीय और बेलनीय में कि गोलीय में जो निर्देश तंत्र होते हैं उसमें किसी कण की जो स्थिति है आर, थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेलनी के लिए करते हैं रो, फाई और जेड से, इस तरह से रो, फाई, जेड, आर, थीटा, फाई। और कार्तीय में तो आप जानते हो कितना, एक्स बाय जेड। ये चीज थी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी, वो एक पुरानी चीज ही है, आपने 2 थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड 2 थ्योरम कौन कौन सी थी, याद है कि ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ध्यान है क्या कुछ, अरे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान है क्या, नहीं है, क्योंकि पेपर ही नहीं हुए, पेपर होते तो पढ़ते और पढ़ते तो याद रहता है ना, अरे पेपर ही नहीं हुए तो कहां से याद रहेगा, कोरोना ने सब कुछ बुला दिया है, सब कुछ बुला दिया। देखें इधर इस तरह से आपको एक चित्र बनवाया था मैंने कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, कि ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज 0 होते हैं। मतलब आप किसी भी राशि का ग्रेडियंट निकाल रहे हो, ग्रेडियंट हमेशा अदिश राशि का लिया जाता है, तो ग्रेडियंट का आप कर्ल निकाल रहे हो तो ये 0 आएगा। और सेकंड, कर्ल का डाइवर्जेंस, यानी कि किसी राशि का आप कर्ल निकाल रहे हो, कर्ल हमेशा सदिश राशि का निकाला जाएगा, उसके बाद आप क्या निकाल रहे हो, पहले कर्ल उसके बाद डाइवर्जेंस निकाल रहे हो, तो ये भी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, आया याद, आ गया होगा, अरे इस चित्र से आ गया होगा, सेम बनवाया था वहां पर ईएम में, नहीं पता हो तो खोल कर देखना उस कॉपी को, ईएमपी को, तो कभी खोली नहीं होगी, पता है, सबका पता है। तो इसमें क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, इन दोनों को लिखते हैं 1 और 2 करके इक्वल टू 0 होते हैं। सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, इन दोनों को लिखें। पहले आपने जो सिद्ध किए थे वो ध्यान रखना कार्तीय में किए थे, कार्टेशियन में, एक्स वाई जेड की टर्म में। अब हमें जो करने हैं वो लांबिक में करने हैं, यानी कि u1 u2 u3 की फॉर्म में करने हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल का जो चित्र ये बनाया है, इसको भी बनाना पहले की तरह। पहले क्यों बनवाया था, पेज में ऊपर ब्लैंक स्पेस होगा, उसमें इसको बना दें इसी तरह से, जिससे कि आपको दोनों जो थ्योरम है वो याद हो जाएंगे। अब हमें लेकिन इसको लांबिक में निकालना है, तो लांबिक निर्देश तंत्र में कौन निकाल पाएगा, जिनको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों के फॉर्मूले याद होंगे। अगर ये याद नहीं है तो उन्हें याद करें, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी उनका सीधा यूज हो सकता है। तो देखें, सिद्ध करना है आंसर फर्स्ट का। तो देखिए, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0 हमें सिद्ध करके लाना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कितना होता है, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू
लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये राशि कैसी है, अरे ये राशि कैसी है, एक सदिश राशि है, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया, माना ग्रेडियंट फाई इक्वल टू a1 कैप प्लस a2 कैप प्लस a3 कैप। जहाँ a1 का काम कौन कर रहा है, a1 कैप का गुणांक यानी ये पूरा, a2 कैप का गुणांक, a2 का काम कौन कर रहा है ये, इसी तरह से a3 का काम कौन करेगा ये, इस तरह से, क्योंकि वेक्टर है, अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, तभी तो हम इस पर वेक्टर लगाते थे। ठीक है, ये हमें लेकर चलना है, और इसका ये एक सदिश राशि हुई, इस सदिश राशि का अब हमें क्या निकालना है, कर्ल। पहले ग्रेडियंट निकाले इस राशि का, अब क्या निकालना है, कर्ल। क्योंकि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, या ऐसे लिखें पहले, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, इसको हमने कितने के बराबर मान लिया था ए वेक्टर के बराबर, ए वेक्टर के घटकों के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर को हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिखना जानते हैं 1/h1 h2 h3, इस तरह से सारणी के रूप में, कितना h1 e1 कैप, h2 e2 कैप, h3 e3 कैप, डेल अपॉन डेल u1। अरे क्वेश्चन किस में पूछ रहा था, लांबिक में, इसलिए लांबिक में लिख रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता था कि सिद्ध कीजिए कि ये वाली जो दोनों थ्योरम है गोलीय निर्देश तंत्र में भी क्या होंगे, 0 के बराबर, कोई सा भी निर्देश तंत्र हो, क्योंकि हम व्यापक में क्या कर रहे हैं, उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलवेज, चाहे वो कार्टेशियन हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंडर हो, कोई सा भी हो सिस्टम, उसमें भी क्या होंगे, ये 0 होंगे। तो अगर वो कह रहा है कि गोलीय निर्देश तंत्र में इसको सिद्ध कीजिए, तो ये फॉर्मूले आपको लेकर चलने होंगे, किसमें, गोलीय में, ध्यान रखना। अगर वो पूछ रहा है बेलनीय में, तो बेलनीय में लेकर चलने होंगे, लेकिन क्वेश्चन दिया था लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, तो उसी में लेकर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा a1h1, ये हो जाएगा a2h2, और ये हो जाएगा a3h3, ठीक है, a1h1 a2h2 और a3h3, इस तरह से। अब देखिए a1 a2 a3 का काम कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पर, इन वैल्यूज को हमें पुट करना है, इसमें मेन चीज यही तो लेकर चलनी है हमें, और इसको ही हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो 1/h1 h2 h3 h1 e1 कैप, h2 e2 कैप और h3 e3 कैप, इस तरह से डेल अपॉन डेल u1, डेल अपॉन डेल u2, डेल अपॉन डेल u3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। a1 की वैल्यू ये काम करेगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/h1 डेल फाई अपॉन डेल u1, 1/h2 डेल फाई अपॉन डेल u2, 1/h3 डेल फाई अपॉन डेल u3। इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया, a1 a2 a3 की, लेकिन साथ में गुणांक थे h1 h2 h3, तो उससे ये नीचे वाले जो h1 h2 h3 हैं वो कट जाएंगे, तो हमने सीधा ही लिख दिया ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस सारणी को सॉल्व करना है और देखना है कि वो 0 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखें, फिर एक साथ उतार लेना इसको, 1/h1 h2 h3, इस तरह से। h1 e1 कैप के लिए अगर हम इसको ओपन करते हैं तो कितना बचेगा, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो डेल 2 फाई अपॉन, सही से लिखना, पहले इसका इसके साथ कर रहे हैं, तो डेल u2 और डेल u3 माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो डेल 2 फाई, ठीक है, डेल 2 फाई अपॉन डेल u3 और डेल u2, इस तरह से आएगा। बीच वाला माइनस में आएगा h2 e2 कैप, इसका इसके साथ करेंगे डेल 2 फाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल u1 डेल u3, इस तरह से। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल 2 फाई अपॉन इसका इसके साथ करेंगे तो डेल u3 डेल u1, इस तरह से। और यहाँ पर हो जाएगा h3 e3 कैप, ये कितना हो जाएगा, h3 e3 कैप, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो डेल 2 फाई अपॉन
डेल U1, पहले U1 आएगा, फिर कितना आएगा डेल U2, और फिर माइनस डेल 2 फाई अपॉन डेल U2 और डेल U1। ठीक है, यहां तक कर दिया आपने कंप्लीट। इसके बाद देखें, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, यदि कोई फंक्शन f है तो डेल टू f अपॉन डेल x डेल y करो, या उल्टा करो, डेल टू f पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, या फिर पहले y के सापेक्ष पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष। यदि ऐसे करें हम आंशिक अवकलनों को, तो दोनों ही कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। आंशिक अवकलन का क्या है, ये गुण है, प्रॉपर्टी है उसकी ये, तो सभी जगह यही हो रहा है, u2 u3 तो u3 u2 उल्टा हो रहा है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगी, हर टर्म बराबर होंगी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इससे कि हमारे पास टोटल आंसर कितना बचेगा, 0। अच्छा, 0 बचेगा या 0 वेक्टर बचेगा? एक बात बताओ, ग्रेडियंट का हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ल निकाल रहे हैं, और कर्ल क्या राशि होती है, कैसी राशि होती है, वेक्टर फॉर्म में होती है, तो ये वेक्टर में आएगा, ये ध्यान रखना, 0 वेक्टर। इसको कंप्लीट करें पूरा, लिखें इसको। जो फर्स्ट थ्योरम थी कि ग्रेडियंट का जो कर्ल है ये वाला, वो कितना आ गया, 0। फर्स्ट यानी कि ऑलवेज ही क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये चीज हमने क्या की है, यहाँ पर प्रूफ की है। पूरा लिख लें इसको। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, कर्ल का डाइवर्जेंस, कर्ल का डाइवर्जेंस ये 0 होता है, इसको सिद्ध करके लाना है, इसको आप खुद करना, ठीक है। कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो 0 होगा। लांबिक वक्र के देखिए निर्देश तंत्र में ये वाले फॉर्मूले लेकर चलने हैं और उसको सिद्ध करना है। वहां पर किया था हमने, काट दिया मैं इसको, ध्यान हो तो सेम किया था, बस u1 u2 u3 की जगह पे जो चल रहा था x y z चल रहा था, और h1 h2 h3 तो वहां पर 1 1 1 हो गए थे, इसलिए वहां पर जो फॉर्मूला था चेंज हो गया था, जैसे कि पूरा डेरिवेशन भी चेंज हो गया था, लेकिन तरीका यही था, सेम सिस्टम यही था करने का। खाया नहीं था, कुछ पता ही नहीं है सर, अब तो वो बात गई, अब उनको क्यों याद दिलाते हो ना, फर्स्ट ईयर गई, बात गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो चीज़ यूज हो रही है यहाँ पर, वो चीज़ अगर आपने अच्छे से पढ़ी थी वहाँ पर, ये चीज़ आपको बहुत इजी लग रही होगी, और वहाँ पर बस ऐसे छोड़ दिया होगा, तो इसको थोड़ा समझना आपका टफ होगा। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ये वाली आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी थी, चूंकि करके लिख देना इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही कंप्लीट है। नेक्स्ट में हम देखेंगे उसको थ्योरम को, और इसको कवर करने की खुद कोशिश करना, अगर हो जाए तो करना उसको,
नहीं तो मैं तो कराऊंगा इसको, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, थैंक यू।